Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. लेकिन छोड़ दें सब कुछ, ये खुशखबरी ये भी बिलावल भुट्टो बन गए हैं मामू 2.0। ये उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो जी आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर नाना और बिलावल भुट्टो जरदारी को मामू बनने की खुशी जो है वो मिली है। और साबिक सदर आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई है। सो सेकंड, हाउ क्यूट इज दैट। वैसे यू नो लास्ट ईयर में भी वॉज द फर्स्ट सन और अभी दूसरा बेटा पैदा हुआ है। और बख्तावर ने खुद ही सोशल मीडिया पे उन्होंने दूसरे बेटे की पैदाइश की इतला जो है वो दी और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। बड़ी क्यूट सी उन्होंने एक्चुअली ये पोस्ट भी लगाई। हाँ, मीर हाकिम इनके पहले बेटे का नाम है, वो अब बड़े भैया बन गए हैं। सोचिए ना, सोचिए 1 साल का बड़ा भैया। क्यूट सा माशाल्लाह। भाई अल्लाह मियाँ सारे बच्चों को सलामत रखे। तो अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं दूसरे बेटे के नाम की, आप सजेशंस दे सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली आपको पता नहीं हमारा Should it start with मीर? लेकिन हमारा एक फेवरेट टाइम भी होता है ना पाकिस्तानियों का, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो जल्दी से एक नामों की एक लिस्ट पहले से ही वैसे तो बनी होती है। लेकिन एवरीबडी हैज़ देयर 2 सेंट्स कि जी ये भी आजकल बड़ा नाम चल रहा है। और आजकल लेकिन आजकल आपको पता है ना हमारे शो पे जो नए नए नाम आ रहे हैं, अब आई डोंट नो इफ आई वुड रिकमेंड एनी फॉर दैट, लेकिन बहुत ही अनोखे किस्म के नाम आ रहे हैं। मतलब मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम रख लिए, मतलब ये नाम पहले क्यों नहीं पता लगे, जैसे जो हमारे शो पे आते हैं ना आजकल बहुत अनोखे किस्म के नाम है। बट एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट। अच्छा, और मुझे लगता है कि पहले बच्चे की दफ़ा ज़रा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये डिसीजन, क्योंकि आई कुड नॉट डिसाइड हुसैन्स नेम फॉर लाइक 10 days, बट दूसरे की दफ़ा डिसीजन थोड़ा आसान हो जाता है बिकॉज वो क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार ही होता है, दूसरी बार पहली बार नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बीच वाले बच्चे हैं, मंझले बच्चे या दूसरे बच्चे, उनको कोई अंडरमाइन कर रहे हैं, हम सारे मंझले हैं, कि उनको कम प्यार मिलता है, शायद मिलता तो उनको ये नहीं है कि कम प्यार मिलता है, उनको शायद मिलता ही नहीं है बिकॉज वो सारा खत्म हो चुका था। डोंट डू दैट। अच्छा, बहुत बुरी बात है, सारे बच्चों को इक्वल मिलना चाहिए। और बाय द वे इन योर केस पहला बच्चा था, दूसरा बच्चा बच्ची थी। हाँ। तो वो भी तो एक फर्स्ट ही हुआ ना आपके लिए। अच्छा जी, टॉकिंग अबाउट डॉटर्स, मरियम नवाज अपने वालिद से मिली हैं 3 साल बाद, एंड इट वाज क्वाइट एन इमोशनल साइट। वो जो पिक्चर्स उन्होंने लगाई हुई थी, आपको पता है कि बेटियों की बाप से बॉन्डिंग एक और ही तरह की होती है लिटरली। और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज लंदन पहुंची हैं। मरियम नवाज 3 साल बाद अपने वालिद नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात हुई। इनकी बाप बेटी और बहन भाइयों की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पे जारी हुई। हसन नवाज समेत शरीफ फैमिली के अफराद मरियम नवाज को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। मरियम नवाज की लंदन आमद पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर बेनज़मी भी देखने को मिली। मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनों के एक दूसरे के खिलाफ, आपको पता है वो PTI का एक टोला होता है जो हर जगह पहुंचा होता है, वरना उन बच्चों के पास कोई नौकरी कोई पढ़ाई नहीं है करने को। और मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स जो थे वो भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी खासी बुरी ज़बान इस्तेमाल की। जो नौजवान बच्चियाँ वहाँ मौजूद थी, बिल्कुल उनको इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी और वो फिर एक गर्मा गर्मी सी पैदा हो गई। किसी को इस तरह बात नहीं करना चाहिए। और मतलब तुम लोगों की जिंदगी में और कुछ नहीं है करने को कि इधर ही पहुंच जाते हो सारे। और मतलब देयर इज अ कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, देयर इज अ लॉट हैपनिंग। किस तरह, हाउ डू यू इवन डू इट? और इनकी उम्रें देखें तो दे शुड बी इन स्कूल कॉलेजेस। कर क्या रहे हैं आप लोग? सुने जरा हुआ क्या। और आपको पता ही है ना, ये एक ही है ग्रुप या टोला कह लें जो हर जगह हर वक्त पहुंचा होता है। सो वी जस्ट वंडर कि मतलब इन बच्चों को पता है किसी आरे लगाने की ज़रूरत है, इनके वालिदैन को, इनके बड़ों को। सो ये सब कुछ हो रहा है एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। अच्छा, एक होता है ना आपकी सोच होती है कि अच्छा चलो ये हो सकता है वो हो सकता है। ये तो आइडिया के भी नंबर होने चाहिए इस पे तो। बिल्कुल, कि मतलब एक करप्शन अगर आपने करनी हो ना, कि कोई आउट देयर किसी ने आपको दिया हो कि जी आज आपने आउट देयर किस्म का आइडिया लेके आना है, तो इसके पूरे मार्क्स ये नंबर 1 पे आएगा। यू वुडंट इवन थिंक ऑफ इट। पहले आपको जरा बैकड्रॉप बता दें कि कौमी अदारा इमराज कल्ब यानी NICVD, आपने सुना होगा बहुत, खिदमात उनकी जो है उनसे इनकार नहीं, लेकिन आए दिन इदारे में बदउनवानी का कोई ना कोई वाकया जो है वो उनकी ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाता रहता है। इस बार क्या हुआ है, ऐसे मामलात को हर सूरत दुरुस्त होना चाहिए। जैसे कि जी रिसेंटली अस्पताल में घोस्ट मरीजों पर सरकारी वसाइल खर्च होने का इंकशाफ हुआ है। पता है घोस्ट टीचर सुना था, आप जरा इस पे गौर कीजिए। घोस्ट मुलाजिमीन सुना था, ये घोस्ट मरीज तो लिटरली जिंदगी वल्लाहु आलम पहली दफा सुना। जिसका मतलब है देयर इज नो मरीज देयर, बट देयर इज अ मरीज देयर, लेकिन देयर इज वन इन योर हेड जिस पे खर्चा हो रहा है। तो वो खर्चा किधर जा रहा है? तो घोस्ट मरीज।
मतलब आफरीन है भाई पाकिस्तानियों। अच्छा, डॉक्टर नदीम कमर से हमने है। रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन नहीं रब्ता हो सका। आपको पता ही है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और हमारा प्लेटफॉर्म अभी भी डॉक्टर साहब हाजिर है। प्लीज़ ज़रा आके ये घोस्ट मरीज़ों वाला मामला हमारे सामने क्लियर तो कर दें अगर कुछ नहीं है ऐसा तो, वरना तो हम रिपोर्ट कर ही रहे हैं जैसे हमें इत्तलात पहुंच रही हैं। अच्छा, साथ साथ आपको ये याद दिला दें कि ये अस्पताल जो है वो सिंध हुकूमत इसे अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो समझती है और मजमूई तौर पर आम लोग यहाँ के इलाज मालजे के निज़ाम और जदीद सहूलतों से काफ़ी मुतमईन भी रहते हैं। लेकिन वक्तन फ़वक्तन इस इदारे से बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आती रहती हैं। एक दफ़ा हमने आपको ये भी बताया था कि ये दिल का अस्पताल है, दिल का इलाज होता है इसमें। और बारिशों में अगर आप लोग इसका हाल देख लेते हैं ना, तो कोई, मैं कहती हूँ इंसान को हार्ट अटैक हो जाए वहाँ जाते हुए, तो दिल का तो इलाज कराना ही पड़ेगा। तो इसकी बेज़ाब्तगियों की आप बात कर रही हैं तो इस पर सिंध हुकूमत इससे पहले तशवीश का इजहार भी कर चुकी है। डॉक्टर अजरा फजल पेचहों की गुफ्तगू सुनिए जो पहले उन्होंने की थी इस सिलसिले में। मैं यहाँ के NICVD के से ख़ुद परेशान हूँ क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं कि जिस वजह से वो ज़रा जो है वो ताख़ीर कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मैं उस पर इंक्वायरी करा रही हूँ। अच्छा, पिछले दिनों हमने अद्वियात की ख़रीदारी से मुताल्लिक कुछ मशकूक मामलात यहाँ देखे। ये भी नज़र आया कि नए सरबराह के लिए जो इश्तिहार दिया गया था वो किसी मखसूस शख्सियत के लिए डिज़ाइन किया गया लगता था, लेकिन अब जाली मरीजों का मामला सामने आया है। अस्पताल इंतज़ामिया के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक एक मरीज़ के नाम पर कई एंट्रियाँ दर्ज हैं और इन घोस्ट मरीज़ों के खर्च पर सालाना 15 अरब रुपए हुकूमत से लिए जा रहे हैं। अब मोमेंट ऑफ साइलेंस आपको पता है मुझे गुस्सा भी नहीं चढ़ता, मुझे हंसी आती है कि हाउ फार विल वी गो। मतलब कि हमारी सोच को सलाम है कि हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे जस्ट टू मेक अ फ्यू बक्स। फ्यू भी नहीं है, इधर तो अरबों की बात हो रही है। खावर खान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ये सारे हक़ाइक़ हम तक ले। खावर, ये सारा मामला कैसे आपके इल्म में आया? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब सिंध हुकूमत का फ्लैगशिप इदारा है, लेकिन जितना बड़ा ये फ्लैगशिप इदारा है उतनी बड़ी करप्शन की दास्तानें जो है यहाँ पे हमें सुनने को मिलती हैं। आप सिर्फ एक विज़िट करें अस्पताल में, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाएँ, IT डिपार्टमेंट में चले जाएँ तो मसाइल का अंबार नज़र आता है। ऐसी विज़िट की आप पता चला कि जी इस तरह के मसाइल हैं। जब डॉक्यूमेंटेशन सामने आई तो उसमें बाकायदा तौर पर तहरीर है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ एमरजेंसी डिपार्टमेंट, जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है इनका, उन तमाम लोगों को ये अहकामात जारी किए गए। ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है कि जी जो डुप्लीकेशन हो रही है मरीज़ों की उसको रोका जाए। अब आप सोचें कि ये डुप्लीकेशन के नाम पे 6 अरब रुपए से सालाना बजट इसका आगाज़ हुआ जो कि 15 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। जितनी अद्वियात आती हैं, जितने आलात आते हैं, वो तमाम के तमाम जो है मरीज़ों की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। हर साल NICVD जो अपने आदत शुमार जारी करता है कि जी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में डबल मरीज़ों की हमने इलाज किया है, उनको सर्विसेज फराहम किए हैं। लेकिन जब ये डुप्लीकेशन का मामला सामने आया तो इसके बाद जो तमाम के तमाम दावे हैं वो धरे के धरे रह गए। इस तमाम सूरत हाल पर कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर नदीम कमर, उनके पास 2 से 3 बार गए, उनसे वक्त लिया गया कि जी आपसे मुलाकात करनी है, इस पर मौक़िफ़ चाहिए, तो उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जो ऑफिस के दीगर मुलाजमीन हैं जो कि हमें शाह से ज़्यादा शाह के वफादार नज़र आते हैं, उनकी जानिब से भी जो है सिर्फ मौक़िफ़ यह है कि जी सर अभी मीटिंग में बिज़ी हैं, आप बाद में आइएगा। ये तमाम सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर नदीम कमर का टेन्योर है वो तकरीबन 2015 से 2018 तक रहा। फिर उसके बाद उनको जो है 4 साल के लिए मज़ीद जो है कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया। अब सिंध हुकूमत ने जो ऐड जारी किया है, क्योंकि 10 मई को जो इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है और 4 माह की ताख़ीर के बाद कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो जिन शराइत पर ये ऐड तैयार किया गया है वो तमाम की तमाम जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मौजूदा, ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ एक तरफ देखा गया और अगले बंदे ने पूरा एक ऐड तैयार किया है। इसके साथ साथ जो सोने पर सुहागा ये है कि जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है महकमा सेहत सिंध की जानिब से, उसमें जो चेयरमैन रखा गया है वो 20 ग्रेड का अफसर है और उसको 21 ग्रेड के अफसर की तैनाती के लिए जो है वो चुना गया है कि जी वो शॉर्ट लिस्ट करेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि इस NICVD के उस पर बन सकते हैं। 20 ग्रेड का अफसर है वो 21 ग्रेड के अफसर को तैनात करेगा। सारे के सारे डिले टैक्टिक्स हैं। इसके साथ साथ ये भी सामना है कि उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि जी कब तक जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर वो समरी डॉक्टर अजरा मतलब वैसे बड़ी मुतहर्रिक हैं, वो भी बड़ा एक्टिवली काम कर रही होती हैं, नज़र भी आ रहा होता है। मतलब सर्टनली जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एक किस्सा तो नहीं है, इससे पहले भी किस्से आए हैं
उनका कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आता? अगर हम निशानदही कर रहे हैं मीडिया इन मामलात की, तो कुछ करें, कोई एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ये मौक़िफ़ ही उनका सामने आया था जब हमने उनसे बात की थी, और जिस मासूमाना अंदाज़ में वज़ीर सेहत ने बताया कि जी मैं ख़ुद परेशान हूँ NICVD के मामले से, तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा जा सकता है कि जी जो लोग जो हैं वो कितने जो है वो असर रसूख वाले हैं और किस तरह जो है सिस्टम को चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम वजह है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि जी वो इस NICVD के मामले को देखें, क्योंकि करप्शन करोड़ों में नहीं अब अरबों में जा पहुंची है। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इख्तियारात हैं उसमें जो है लोगों को हायर करना, इसके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के नाम पे तमाम की तमाम अद्वियात हासिल करना, इसके साथ साथ जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तमाम की तमाम इतने सारे मसाइल हैं। इस पर वज़ीर आला सिंध ने जो है कहा है कि जी हम इंक्वायरी करेंगे। वज़ीर सेहत भी कह रही हैं इंक्वायरी करेंगे। ऐड दे दिया गया है, ऐड भी इश्तिहार भी सिर्फ अदालत के हुक्म पर दिया गया है, लेकिन जो तमाम सूरत हाल है उसके बरक्स ही हमें तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है। सिर्फ एक अकाउंट से 93 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो निकाली गई, बेनामी अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। इतना FATF का सारे मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें, तो इस पर जो है बहुत सारे सवालात उठते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है वैसे इस पे कोई हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी और माइंड बॉगलिंग है, और मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये निज़ाम अगर बेहतर करना भी है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, कि जहाँ आप इरेगुलरिटीज़ की लिस्ट अगर आप देखें, गोस्ट पेशेंट्स देखें, करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं ऑन पीपल हु डोंट एग्जिस्ट, तो हर लगता है कि एवरीबडी हैज़ अ कट इन इट। या फिर एक एक मरीज़ की मल्टीपल एंट्रीज कर करके पैसे कमाए जा रहे हैं। इस पे सिंध हुकूमत को, वज़ीर आला सिंध को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, ये इदारा झंझोड़ देना चाहिए, उनको ऊपर से नीचे तक मैं कहता हूँ लाइन हाजिर करना चाहिए कि एक चंद उन चीज़ों में से है जिनकी रेपुटेशन सिंध हुकूमत को लेके बड़ी अच्छी है कि भाई यहाँ बड़ा अच्छा काम होता है। अगर उसको भी कुछ लोग तबाह करने पर तुले हुए हैं तो उनको फिर लाइन हाजिर करें। अच्छा, अच्छी खबरें भी होती हैं ना बीच में, तो आपको बताएं कि माहौलियाती तब्दीली को बाकायदा निसाब का हिस्सा बना दिया गया और स्कूलों में बतौर एक कोर्स पढ़ाया जाएगा। जनूबी पंजाब में बेहतरीन कदम उठाया गया है। ये यूनेस्को के ताउन से बच्चों की सब्स किताब को निसाब में शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों को मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात और उनसे बचने के इक़दामात से आगाह किया जा रहा है। दिस इज सो गुड। अच्छा जी, सब्स किताब भी आपके सामने आ गई है। I really like the cover of the book as well. है ना, मतलब वो वैसे ही आपको जरा इंट्रीग करना स्टार्ट हो जाती है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब का इक़दाम है, आपको पता है? बिल्कुल जी, साउथ पंजाब का साउथ पंजाब में, और इसको बाकी पंजाब के हिस्से और पूरे मुल्क को फॉलो करना तो चाहिए। लेकिन शुक्र करें कि कोई ना कोई तो कर ही रहा है, मतलब हमें छोटी छोटी खुशियों से पहले तो होना चाहिए ना सेटिस्फाई। तो जी आपको याद भी दिला दें कि पाकिस्तान में इस बार जैसा सैलाब आया है उसका अंदाज़ा कभी किसी को ना था। थोड़ा सा तो वैसे खौफ आ ही रहा था कि इस किस्म की तबाहियाँ हो सकती हैं, बट जिस नौयत का सैलाब था, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं अगले साल क्या होगा। लिटरली अभी से सोच के टेंशन शुरू हो जाती है। हम वही बात है ना कि अगर हम थोड़े से कुछ इक़दाम करना स्टार्ट कर दें। सेक्रेटरी जनूबी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। डॉक्टर साहब, अब माहौलियाती तब्दीली को बतौर एक सब्जेक्ट निसाब का हिस्सा बनाने का अमल बड़ा ही वैसे ज़बरदस्त है। कैसे आपको ये ख्याल आया और आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया इसको बड़े छोटे टाइम पीरियड में? इसकी ज़रूरत तो एक अरसे से महसूस हो रही थी। अगर आप देखें तो दुनिया में 190 से ज़ायद ममालिक हैं और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये 5वां मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज से। जब ये बात हम आम लोगों को समझाते थे तो लोगों को समझ नहीं आती थी, बल्कि लोग समझते थे हम किसी और ज़माने की बात करते हैं, किसी और जनरेशन की बात करते हैं और ये शायद आने वाली नस्लों को इसका सामना करना पड़े। ये वाली नस्ल जो है ये किसी तौर से मुतासिर नहीं होगी। हम ये भी बताते थे कि इस साल तो आप देखें बहार ही नहीं आई, सर्दियों से मौसम सीधा गर्मियों में चला गया। लेकिन बदकिस्मती से वो जिस तरह कहा जाता है कि लर्निंग द हार्ड वे, इस दफ़ा सैलाब आया तो उसने सबको झंझोड़ दिया। मुल्क का तकरीबन 1 से 1/4 से ज़ायद हिस्सा पानी के नीचे चला गया। तो लोगों को पता चला कि ये होती है क्लाइमेट चेंज। तो फिर वहाँ पे बात स्टार्ट हुई कि अच्छा अगर क्लाइमेट चेंज है तो इससे निपटना है तो क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल वार्निंग तो डॉक्टर साहब आप सही कह रहे थी भी। तो अच्छा ये बताएं कि अभी ये जो सब्जेक्ट है ये किन क्लासेस को, किन ग्रेड्स के लिए अवेलेबल है और इसको कहाँ तक आपने आगे लेके जाना है? बहुत से बहस व मुबाहसे के बाद
और स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि 7वीं की सदा मुनासिब रहेगी। उसकी वजह यह है कि 7वीं का बच्चा ना तो इतना छोटा होता है कि मौसमियाती तब्दीली जैसे कम्प्लेक्स मामले को समझ सके, ना ही इतना बड़ा हो गया होता है कि उसके रवैये मुस्तहकम हो चुके हों, उसकी किरदार साजी हो चुकी हो, उसकी शख्सियत बन चुकी हो। प्रॉबली अगर इस लेवल पे हम इंटरवीन करके उसे एजुकेट करेंगे तो जब कल को वो बड़ा शहरी बनेगा, जिम्मेदार शहरी बनेगा, तो अपना रोल प्ले कर सकेगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर क्लाइमेट चेंज को बाकायदा एक कोर्स के तौर पर पढ़ाया जाना है तो इसके माहिर असातिज़ा भी सर्टनली दरकार होंगे, सिर्फ किताबों से तो बात नहीं बनेगी। रिवायती स्कूल टीचर्स ये अभी जिम्मेदारी निभा लेंगे या निभा रहे हैं, या इनकी कोई खुसूसी ट्रेनिंग वगैरह की है आपने, या इसका कोई इरादा भी है? चलें, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताता चलूं कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक सबज़ किताब, एक ग्रीन बुक, चिल्ड्रन ग्रीन बुक तैयार की है और 2 साल लगे हैं इस किताब को तैयार करने के लिए और माहिरीन की मदद से तैयार की गई है। ये 2 किरदारों के गिर्द घूमती है, एक बच्ची है और एक बच्चा है। 7वीं के ही तालिब इल्म शो किए गए हैं। तो ये 16 अबवाब में तकसीम की गई है। हर बाब में वो बच्चे किसी न किसी सूरत हाल का सामना करते हैं और फिर उस सूरत हाल में से गुजरते हुए उस कंसेप्ट को पूरी तरह समझ जाते हैं। तो गोया ये एक कहानी है जो बच्चे पढ़ेंगे, जिसके 16 जुज़ हैं। तो कोई ख़ास टीचर्स ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं थी इस किताब को पढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतशाम हमसे ये बात करने का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो कि डेफिनेटली पढ़ाना चाहिए ताकि हमारी नस्लों को ज़रा समझ आ जाए इस बात की और वो गलतियां ना करें जो हमने आई गेस की। अच्छा जी, कोइंसिडेंटली आज वर्ल्ड कॉटन डे भी मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में। तो आपको पता है कि सैलाब ने क्या हम बात करें, सिंध की सिर्फ बात कर ले तो जितनी फसलें कॉटन की थी, जो भी क्रॉप कॉटन का था वो बर्बाद हो गया। अच्छा, तो जनूबी पंजाब का भी आपको पता है, जनूबी पंजाब और सिंध ये 2 ही रीजन्स हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो कर सकती है या करती है। और आई वाज टॉकिंग टू समबडी, इनफैक्ट मेरे घर इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था और उसकी ज़मीनों पे उन्होंने ठेका लिया होता है कपास की फसलों का। तो मुझे बता रहा था कि अब्दुल्ला भाई, अगर 1 एकड़ से 40 मन निकलता था ना एवरेज, अगर अच्छी फसल हो जाए तो इससे ज़्यादा भी निकलता था, तो इस मरतबा 1 एकड़ से 2 मन निकलेगा। वो भी जो बच गया होगा ना 2 मन से। इट इज़ अ ट्रेजेडी और अगेन हमें क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अभी आगे बढ़ेंगे और ज़रा पता है क्या, कल लिटरली वो जो ये जो अदालत में मामला चल रहा था ना, हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना करें, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करें और हमने सियासी बुनियादों पर दिए थे, ये मतलब मज़े का खेज़ एक लिटरली सूरत हाल बन गई थी। और ये जैसे कहते हैं ना, सॉर्ट ऑफ बैकफायर कर गई थी। पहले रोला ये था कि हमारे स्ट्रैटेजी मतलब उसको रेटिफाई करें और करें, अब इसको आगे चलें, उसके बाद फिर वो चेंज होती होती है। अब वो एक म्यूटेट किस्म की ना, जैसे म्यूटेंट बन जाती है ना एक चीज़, तो वो भी ये वाली बात होगी। ये कोई बात नहीं है कि अगर हमारे इस्तीफे करने हैं तो सबके के भाई हमारी मर्जी, जिसको आपने इस्तीफा दिया उसकी मर्जी है ना कि वो आपके करे या सबके करे। ये कौन मशरूत इस्तीफे कौन से होते हैं? या तो आपने अनाउंस किया होता है ना, कोई कंडीशंस के साथ आता है, भाई दे दिया तो हो गया ना, बस खत्म हो गई बात। आपने तो अपना काम पूरा कर दिया ना। खैर, अच्छा जी, इमरान खान के सख्त बयानात जो हैं वो मामूल थे ही, लेकिन अब हुकूमत भी जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है और हालात किस करवट बैठेंगे ये तो ऑब्वियसली गैर यकीनी सी सूरत हाल में हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। दैट इज़ बाय द वे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स फॉर यू। कोई किसी को रियायत देने को तैयार दिखाई नहीं देता। बॉटम लाइन ये है, इमरान खान भी हर हद तक जाने को तैयार है। सियासत को जहाद करार देकर हल्फ ले लिए उन्होंने, वो भी हमने आपको कल विजुअल्स दिखाए थे, बड़े अजीबोगरीब किस्म के वैसे वो थे। और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहले कभी करते, वैसे तो पहले भी करते रहते, पहले करते रहे और आपको पता है उनको सपोर्ट भी हासिल रही है पहले, मगर उस सपोर्ट के बावजूद भी वो नताइज नहीं हासिल कर सके थे। लेट्स सी अब क्या होता है। लेकिन इस बार हुकूमत उन्हें धकेलती नज़र, ऐसा लग रहा है ढील देती नज़र नहीं आ रही है, धकेल रही है पीछे की तरफ, कोशिश तो कर रही है अपनी ताई। हुकूमत साफ कह रही है कि किसी जत्थे को दारुल हुकूमत पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। यही वजह है कि अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दी है। वफाकी हुकूमत ने ऑल्दो कंटेनर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल होने वाली, भाई वो बड़े जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं। धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जाहिर कर रही थी कि हुकूमत टिट फॉर टैट का फैसला कर चुकी है और शहबाज शरीफ कल इमरान खान को इन्होंने खासा आड़े हाथों लिया। इमरान खान खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। अच्छा, साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है ये भी सुन लें। तो जो खुद चंदा चोर है वो जगह जगह जाके हुकूमत को कहता है चंदा चोर, जो खुद ज़कात चोर निकला वो जगह जगह जाके कहता है चोर।
जो फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ते हुए देखा वो जगह जगह जाके कहता है खुद अपनी पीढ़ी के लिए जितना वे ज्वेलरी दूसरे लोगों के लेता है वो बाकियों पे इल्ज़ाम लगाता है चोरी का। खुद अपने हुकूमत आते हुए उसने अपना घर रेगुलराइज किया, गरीबों का घर गिराना शुरू कर दिया और बाकियों पे चोरी का इल्ज़ाम। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब का मुनाफिकत पूरा पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। पूरा पाकिस्तान की जो यादाश्त है इतना कमज़ोर नहीं है कि जो पिछले 4 साल में हुआ है वो 4 महीने के नतीजे में भूल जाएंगे। तो खान साहब का तरीक़ाकार ये है कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और कुछ ना कुछ झूठ कोई लोग मानेंगे। बाय द वे, फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी जिसमें ये चैरिटी के नाम पर इमरान खान ने जो पैसे डाइवर्ट किए अपनी पार्टी फंड्स में, उस पर पीटीआई ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, वाज़े रहे ये। एनी हाउ, हामिद खान साहब इमरान खान साहब के वकील भी हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं। कैपिटल टॉक में वो हामिद मीर साहब से बात करते हुए कह रहे थे कि मतलब दिस ऑप्शन इज़ स्टिल ओपन कमिंग बैक टू द पार्लियामेंट। सुने तो मैं तो ये बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि एन ब्लॉक इस्तीफ़े देने जो थे वो मुनासिब नहीं थे और कोई सही माने में इस पर मशवरा नहीं किया गया। उस पर जल्दी में जज्बात में गालबन ये इस्तीफ़े ले लिए गए और किसी ने गलत मशवरा दे दिया होगा उस वक्त पार्टी लीडर को। तो इस इस्तीफ़ों के फेवर में थी भी नहीं। अगर इनको कहा जाए, दावत दी जाए कि आप पार्लियामेंट में आइए, आके अपना रोल अदा करें और हम टेंटेटिवली ये टाइम देख रहे हैं कि इस टाइम पे हम इलेक्शन हो सकते हैं। सो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, कल सबसे क्यूट बात जो थी ना वो सदर आरिफ अलवी कर रहे थे और उनका लिटरली खिताब इसलिए क्यूट लग रहा था क्योंकि 400 प्लस के ऐवान में सिर्फ 12 लोग मौजूद थे। लिटरली इट वाज अ लिटिल एम्बैरेसिंग। मतलब उनके अपनी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो अपने सदर को भाई आप सपोर्ट करने आ जाते, बट नो They did not come। और उन्होंने इतने मासूमाना अंदाज में कह दिया है जो पोलराइजेशन हो गई है इसको ख़त्म होना चाहिए। सदर साहब, आप जब तक सदर नहीं थे और आप पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, मतलब ये पोलराइजेशन करने में बड़ा अहम किरदार था आपका अपना ज़ाती भी, मतलब आप टॉप लीडरशिप में शामिल थे। कहना था आज सियासत में वो पोलराइजेशन मैं देख रहा हूँ। इत्तेहाद कायदे आज़म ने सिर्फ अवाम के लिए कहा था कि तुम जुड़ जाओ। ये इत्तेहाद की नसीहत तो लीडरान के लिए होनी चाहिए। लीडरान कौम को मुत्तहिद करेंगे तो कौम मुत्तहिद होगी। ये सिर्फ हम लफाजी करते रहे नहीं का कौम करेगी क्या दुनिया में? अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो कौम करेगी क्या? तो लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी है कि पोलराइजेशन ख़त्म हो। इसके लिए लीडरान इस बात के ऊपर मेहनत करें। चले देर आए दुरुस्त आए, ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन हो गई है उनको लेट इन द डे। और दूसरा मतलब लिटरली 12 लोगों से आप बात कर रहे थे। आप ये बातें अपने घर में एक कॉफ़ी पार्टी होती है ना, वहाँ भी कर सकते थे, बट अपने लीडर को तो समझाएं। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग जिनके कहने पे आपने असेंबली तोड़ी थी, आपको याद है? ठीक कर रहे थे वैसे। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो यही सारी बातें आपसे कुछ समझनी भी हैं, सीखनी भी हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है ऑपोजिशन में है, हुकूमत गिराने के मिशन पर है और जाहिर है कि इस तरह के काम में अंदाज जो होता है वो जारहाना होता है, सख्त रखना पड़ता है। लेकिन इस बार हुकूमत भी बराबर का जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक जो है वो बड़े जारहाना मोड में, उनकी वो टोन और उनके चॉइस ऑफ वर्ड से पता चल रहा है। तो क्या किसी वजह से हुकूमत का एतमाद बढ़ गया है या फिर सब्र ख़त्म हो गया है? इसको आप किस चीज़ में कैटेगराइज करेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि मैं तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में नहीं समझता, इसलिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसकी 4 इकाइयों में उसकी हुकूमत है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत बमुकाबला अपोजिशन नहीं, ये हुकूमत बमुकाबला हुकूमत है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल रहा है और उनके साथ अभी तक कोई ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ, कोई ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं हुई जैसे कि माजी में जो वज़ीर आज़म थे उनके साथ होती थी। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, नवाज़ शरीफ साहब थे, फिर बाद में हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इस तरह के जो काम हैं वो इमरान खान साहब के साथ नहीं हुए, तो इसलिए वो ज़रा ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं। तो उनका जो एतमाद है उसका मुकाबला करने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो भी, उसने भी बड़ा जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। और इसमें
जो आपको इस वक्त एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा के लबो लहजे में, उसकी वजह इमरान खान साहब की कुछ गलतियाँ हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपनी तकरीरों में कुछ ऐसी गुफ्तगू की है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। तो जब वो इस तरह की गलतियां करेंगे तो फ़ायदा जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत उठाएगी। तो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का आपस में मुकाबला है, मैच बड़ा ज़बरदस्त है, देखिए क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, मुकाबला टफ है। अब सदर आरिफ अलवी के कल के खिताब की अभी हम मीर साहब बात कर रहे थे, कुछ अर्से पहले तक वो एलानिया मुफाहमत कर रहे थे, एक मुलाकात की खबरें भी आईं जिसके बारे में सॉर्ट ऑफ तस्दीक कर दी इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में। अब फिर उसके बाद खामोशी हो गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो उन्होंने मुफाहमत की बात की, कौम को मुत्तहिद करने की बात की, पोलराइजेशन ख़त्म करने की बात की। शायद ये बातें पीटीआई को पसंद नहीं आई और वो नाराज़ से हो गए और कल उनके खिताब में नहीं आए। क्या ऐसा है या किसी और वजह से सदर साहब से पीटीआई नाराज़ है या है ही नहीं नाराज़? उसकी वजह ये हो सकती है कि सदर साहब जो हैं उन्होंने कुछ इमरान खान साहब को कुछ वाज़ेह यकीन दहानियाँ करवा के तो उनकी एक मुलाकात करवाई थी, तो उस मुलाकात का कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला और फिर वो मुलाकात की खबर लीक भी हो गई। तो वो मुलाकात की खबर लीक होने से इमरान खान साहब को काफ़ी सियासी नुकसान हुआ और जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको फ़ायदा हुआ। तो शायद जो पीटीआई वाले हैं वो सदर साहब से इसलिए खुश नहीं हैं कि वो जो एक मुलाकात करवाई थी तो उसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकला और फिर वो मुलाकात की खबर लीक क्यों हुई। अच्छा, शायद इसलिए नहीं है खुश, कुछ ऐसी बैक। और अब तो बात भी कर रहे हैं पोलराइजेशन खत्म करने की, तो ये तो बात बिल्कुल पीटीआई को पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल, मतलब वो तो एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे कि ऐसी कोई बात हो रही है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि अब मुल्क में कोई टकराव जैसी खतरनाक सूरत हाल पैदा ना हो, इसका इन्हिसार तो ऑब्वियसली इस पर है कि तहरीक इंसाफ आगे क्या करने वाली है। तो क्या वो पार्लियामेंट में वापस आ सकती है या एहतजाजी मुहिम जो है उसको और आगे बढ़ाएगी या फिर कोई और सियासी ऑप्शन है उनके पास? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई मरतबा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि इस वक्त उनके मुकाबले पे जो लोग हैं उनको वो सियासतदान नहीं समझते। वो उनको कहते हैं ये चोर है, ये डाकू हैं। तो उनके ख्याल में उनका मुकाबला किसी सियासी क़ुव्वत से नहीं है, उनका मुकाबला चोरों से और डाकुओं से है। और वो ये समझते हैं कि जो चौकीदार हैं वो न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि आपके घर में डकैती है तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें न्यूट्रल हूँ। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि जिन चोरों और डाकुओं से उनका मुकाबला है, चौकीदार भी उनके साथ खड़ा है। तो ये तो एक बड़ा ही इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ है, एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन ली हुई है इमरान खान साहब ने। तो इसमें कौन मुफाहमत का रास्ता तलाश कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो मुफाहमत का रास्ता को तलाश कर रहे हैं। हाँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 10 MNAs ने जो एक पटिशन दायर की और उसकी जो कल समाअत हुई, उससे ये कुछ लोग नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि शायद पीटीआई जो है वो वापस जाना चाह रही है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रा डिफरेंट है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ कोई मुफाहमत करना चाहते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये जो कुछ दिनों में एक बाई इलेक्शन होने वाला है, तो ये जो बाई इलेक्शन होगा इसमें इमरान खान साहब जो है वो तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका एक ख्याल है कि मैं अगर ये इलेक्शन जीत भी जाता हूं तो उसके बाद मैंने असम्बली में तो जाना नहीं, मैंने तो फिर इस्तीफ़ा दे देना है। तो इसका उनको फ़ायदा कोई नहीं है। और अगर हुकूमत जो है वो भी ये सीटें जीत जाती है तो उसको फ़ायदा हो सकता है। तो इमरान खान अगर जीतते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा इस्तीफ़ा दे देना है। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया है, इसका मकसद ये है कि ये जो बाई इलेक्शन है इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि उसमें अब तकरीबन 8-9 दिन रह गए हैं। तो अगर वो बाई इलेक्शन होता है और फ़र्ज़ करें कि पीटीआई वो इलेक्शन जीत भी जाती है तो उसको फ़ायदा कोई नहीं है। और उस इलेक्शन कैंपेन में अगर इमरान खान साहब शामिल हो जाएंगे तो ये जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का उन्हें ऐलान किया हुआ है तो उसकी तैयारी जो है वो मुतासर होती है। तो इस वक्त इमरान खान साहब की जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि इस्लामाबाद पे मैंने चढ़ाई करनी है। तो अगर वो इस्लामाबाद पे
चढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर वो जो बाई इलेक्शन है जो काफ़ी सारे हलकों में हो रहा है तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते और उसमें उनकी पूरी पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, 8-10 हलकों में उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये ज़रा एक पीटीआई जो है वो सियासी तौर पे इस वक्त एक फंसी हुई है, एक तरफ बाई इलेक्शन है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है। तो रास्ता उन्होंने ये निकाला है कि जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाएं और किसी तरीके से कोई ऐसा माहौल क्रिएट करें, कोई अदालत से ऐसा फ़ैसला ले लें कि हम असम्बली में वापस चले जाएं, जो हमें डी नोटिफाई किया गया है वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाए और हम बाई इलेक्शन से बच जाएं और इस्लामाबाद की चढ़ाई का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये जो कुछ लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस जाना चाहती है, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। एक एनालिसिस ये भी था ना कि अगर इमरान खान फॉर इंस्टेंस ये 16 को होने वाला 11 हल्कों का बाई इलेक्शन जीत भी जाते हैं जिसमें सब में वो खुद ही उम्मीदवार हैं और बाद में कभी फैसला करते हैं असेंबली वापस आने का, तो ये सीटें तो सर्टनली वो सारे पे तो नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते, ये सीटें तो उन्हें छोड़नी पड़ेंगी, तो उनका नंबर कम हो जाएगा असेंबली में, हुकूमत को उसका फ़ायदा होगा। हुकूमत किसी न किसी सीट पर जीतती है तो उसको ऑलरेडी फ़ायदा होगा। और जैसा कि हामिद मीर साहब ने पॉइंट उठाया कि या तो 16 को बाई इलेक्शन की तैयारी कर लें जिसमें वो खुद उम्मीदवार हैं, या फिर इस्लामाबाद पर जो लॉन्ग मार्च चढ़ाई का इरादा किए हुए हैं, आज़ादी मार्च, उसकी तैयारी कर लें। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल सियासी पेचा पड़ा हुआ है। बढ़िया आपने बात किया। एनीवे जी, बिल्कुल हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं इधर और एक और मसले पे आ रहे हैं जिसका लगता है कि अब कोई हल आ गया और बड़े ही कम ऐसे मसले होते हैं जिनका कोई हल निकले, लेकिन यहाँ निकल आ रहा है। तो ये पूरी दुनिया का ही ये मसला है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये घर घर की कहानी है। बेटे या बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता ढूंढना जो है वो जान जोखों का काम है और आस पड़ोस रिश्तेदारों की तरफ देखा जाता है और फिर भी मैच कभी होता है कभी नहीं होता, फिर मैच मेकर्स के पास चले जाते हैं, मैनेजर्स के पास चले जाते हैं और उसमें भी बहुत से धोखा होने का एलिमेंट होता है। तो कभी भी कोई परफेक्ट और या क्लोज टू परफेक्ट मैच मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये काम आसान हो गया है। कैसे जी? एक स्मार्टफोन पर नई एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता नाम वैसे मुझे अच्छा लगा है इसका, और तो गाना भी आ गया मेरे ज़हन में, अभी नहीं सॉरी। और पाकिस्तान की जी पहली मैच मेकिंग एप्लीकेशन में 4 लाख से ज़ायद दस्तयाब मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं और कमाल ये है कि ये तमाम प्रोफाइल्स जो हैं तस्दीक भी कर लिए गए हैं, तो इनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, इनके घर जाके पता लगा चुके हैं कि ये बिल्कुल कोई भी फेक नहीं है इनमें से। अच्छा जी, डॉक्टर उमर सैफ, सितारा इम्तियाज़, फाउंडर दिल का रिश्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है जो आप सबको इस चक्कर में डालना चाहते हैं। ऐसा है। चलें, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, चलें, अल्लाह करे ऐसे चले। अब ये बताइए, दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम। वैसे तो डॉक्टर साहब स्टार्ट हो जाएं कि ये एक्चुअली कैसे स्टार्ट हुआ, किधर से आया। वेरिफिकेशन, आपको पता है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो जाते हैं जब भी ऑनलाइन कोई बात हो रही हो, तो वो सबसे पहले चीज किस तरह निकाली गई? Ji, thank you for inviting us and for highlighting this issue. For us, this is a social mission rather than even a kind of a business proposition. So let me explain how we stumbled upon this. तो तकरीबन मेरा ख्याल है हमने 1.5 साल कबल, पौने 2 साल कबल, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उस पर लिखा था कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लड़के और लड़कियां इस वक्त शादी के मुंतज़िर हैं। और उसके साथ चंद दिनों बाद एक और रिसर्च पेपर पढ़ा, बड़ा फेमस रिसर्च पेपर है पाकिस्तान से, नेचर में पब्लिश हुआ, कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ सबसे ज़्यादा नॉक्ड ऑफ जीन्स हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेज़, एक तो कास्ट की मैरिजेज़, सेक्ट की, कास्ट की, कज़न मैरिजेज़ इस तरह से हैं कि फैमिली में अगर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं तो उस पर परपेचुएट होते हैं। और ये बहुत सारे माशरों में अब ये कज़न मैरिजेज़ उस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। और ये है इसीलिए कि चॉइस बहुत लिमिटेड है लोगों की, कोई तरीका आसान नहीं कि सूटेबल मैच ढूंढ सकें। और ये 2 करोड़ लोग हैं, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, इसमें 22 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें 2 करोड़ लोग अब उस उम्र में हैं जहाँ वो शादी के मुंतज़िर हैं, उनको कोई मैच ढूंढ रहे हैं। और इसमें एक और बात, और हुमाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च, तो व्हाट वी फाउंड आउट इज़ कि अगर आप मैरिज ब्यूरो से बात करें जो कि रिश्ते करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर एक लड़के का रिश्ता आता है तो 3 लड़कियों के रिश्ते हैं। तो इसका मतलब है कि 3 लड़कियां मुंतज़िर हैं टू गेट मैरिड। और वो इसीलिए कि चॉइस लिमिटेड है, टू फाइंड अ सूटेबल मैच बहुत मुश्किल है। और उसके बाद बहुत रेयरली लड़की की कंसेंट, लड़की की चॉइस इसमें मांगी जाती है। वही एक कल्चर है, ट्रॉली सजा के रखना, लड़की आती है, 10 मिनट मिलती है,
बाज़ औक़ात लड़के से मिलती भी नहीं, उसके घर वालों से मुलाकात होती है और उसी में फ़ैसला हो जाता है। तो ये कि उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ये इसकी प्रोविजन का टाइम नहीं मिलता, मतलब नौबत ही नहीं आती इन बातों। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये सारे इश्यूज तो थे और ये इश्यूज पर लिटरली दिस वाज द नीड ऑफ द आवर और आपने उसको टच किया और अब ये ऐप लेके आए हैं, लेकिन हाउ डज दिस ऐप वर्क, किस तरह ये काम करता है? क्योंकि इसमें आपको पता है फिर फ्रॉड होने के चांसेस, मे बी दोज मेन एंड बॉयज हु आर नॉट विलिंग टू गेट मैरिड, बस वो लड़कियों से बातें करने के लिए, आपको पता है ना हमारी एक बड़ी तादाद है, वो पहुंच जाए इस ऐप पे, वो कैसे रोकेंगे? डॉक्टर साहब, इस सारी चीज़ की बॉटम लाइन तो यही होगी, जो कि स्मार्टफोन सेवी लोग होंगे वही फायदा उठा सकेंगे ना। फिर इस ऐप से आप टिकटॉक देखें, आप वो तो ये अब्दुल्ला ने सही कहा कि अब आजकल पाकिस्तान में तकरीबन हर घर में एक स्मार्टफोन है। पाकिस्तान में इस वक्त 161 मिलियन सेलफोन यूज़र्स हैं, ये तकरीबन 16 करोड़ बनते हैं। तकरीबन हर घर में अब फ़ोन मौजूद है और स्मार्टफोन मुयस्सर है और लोगों को इस्तेमाल भी करना आता है। पाकिस्तान में 70 मिलियन लोग इस वक्त इंटरनेट पे, ब्रॉडबैंड पे, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सेट्रा। तो ये तो तादाद बहुत बड़ी है और तो ये इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं। लेकिन अब मैं जैसे एक्सप्लेन करता कि प्रॉब्लम 3 आएगी कि बहुत लिमिटेड चॉइस है, दूसरा ये कि कोई ट्रस्ट वर्दी मैच मेकिंग फ्रेमवर्क नहीं है, और तीसरा ये कि मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वेरी मिशन ड्रिवन के ये ज़्यादा मसला लड़कियों का है बनस्बत लड़कों के। तो अगर लड़की के घर वाले, लड़की खुद क्या अपनी तस्वीर, अपना प्रोफाइल एक ऐसी एप्लीकेशन पर बनाना चाहेगी जहाँ वो सेफ या सिक्योर नहीं, आगे जो लोग जिनसे वो मैच बना सकती है पता नहीं वो रियल हैं या फेक हैं या यूं ही उन्होंने अपने प्रोफाइल डाल दी है। तो ये पहले से मैरिड हैं और बिला वजह यहाँ पे आए हैं। दुरुस्त। तो इसमें ये तीनों प्रॉब्लम्स को हमने इस तरह हल किया कि पहला प्रॉब्लम ये हल किया कि ऐप तो बना ली, लेकिन वी वेंट आउट और 1 साल हमने पाकिस्तान के जितने मैरिज ब्यूरोज हैं, तकरीबन 32,000 मैरिज ब्यूरोज को रब्ता किया, उनको ट्रेन किया, उनके इस पर प्रोफाइल्स डलवाए, उन प्रोफाइल्स की तस्दीक की और फिर हमने ये ऐप एंड यूज़र्स के लिए लॉन्च किया। तो इसमें तकरीबन 32,000 मैरिज ब्यूरोज के तस्दीक शुदा रिश्ते हैं और तकरीबन 4 लाख, 4.25 लाख के लगभग प्रोफाइल्स हैं जो तकरीबन 210 शहरों से हैं पाकिस्तान के। तो पहले हमने अपनी डेटाबेस को इस तरह से बनाया कि ये आप जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें आपको कोई ना कोई सूटेबल मैच जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो मिल जाए। दूसरा ये कि हमने आपको प्रोविज़न दी कि आप बहुत सारी इसमें जो आपकी लाइक्स डिसलाइक्स उसको डाल सकते हैं। अगर आप तालीम के अंदर, फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, लुक्स के अंदर, कहाँ रहते हैं, क्या ज़ुबान बोलते हैं, क्या कारोबार करते हैं, क्या पढ़ाई है, एक्सेट्रा। तो इसमें तकरीबन 149 ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं टू फाइंड अ सूटेबल मैच। और फिर हमारा जो रिकमेंडेशन इंजन है जो कि ऑटोमेटेड है वो इन रिक्वायरमेंट्स को लेता है और AI ड्रिवन है। और फिर इन 4.25 लाख लोग, और वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि अब ये कैंपेन चल रही है हमारी एंड यूज़र्स के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड पे ये 6 लाख हो गए होंगे। तो 6 लाख प्रोफाइल में से वो जो आपके लिए सबसे मौजू हैं उनको आपको रेकमेंड करना शुरू कर देता है। तो आप सुबह एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपको 30, 40, 50 आपको सूटेबल रिकमेंडेशन आपके फ़ोन पे आई होती हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को मैच करती हैं। उसमें फिर आप किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उनके क्वाइफ को देखने के लिए, और अगर वो अलाउ करें कि उनके क्वाइफ आप देखें, आपके क्वाइफ देखने के बाद तो फिर आप उनके क्वाइफ देख सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर साहब, जब हम ये बात कर ही रहे हैं प्राइवेसी की, तो हमारे यहाँ तो अब इतने ज़्यादा ऑनलाइन हरासमेंट और बहुत केसेस इस किस्म के सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको पता है स्क्रीनशॉट चीज़ें हो जाती हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती हैं चीज़ें, तो इसको कैसे मेक श्योर करेंगे कि कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले, कोई इस तरफ बात ना निकल जाए और बड़े जेन्युइन जो परसूअर्स हैं वो ही हो इसका हिस्सा? बहुत ये सब एक्चुअली इस एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म में जो मेन चैलेंज था वो था ये कि ये मैट्रिमनी के लिए है, डेटिंग के लिए नहीं है, सीरियस एग्जैक्टली यही सवाल हम करना चाह रहे थे किस तरह होगा? कि वो आदमी ना आ जाए ना जिन्होंने शादी नहीं करनी, बस ऐसे टाइम पास करना है यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे चेक्स मौजूद हैं। एक तो ये कि वो मर्द हजरात, लड़के जो कि 23 साल से कम उम्र है, वो इस एप्लीकेशन पे नहीं आ सकते। तो जो ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसी वक्त आपको हमारे प्लेटफॉर्म से कॉल आती है। आपकी पहले फ़ोन पे आपके क्वाइफ की तस्दीक की जाती है और उसके बाद हमारे वेरीफायर्स आपके घर आते हैं, आपसे वक्त लेकर आपसे मिलते हैं, आपने जो क्वाइफ डाली है उनकी आपसे तस्दीक करते हैं और आपका ID कार्ड देखते हैं और फिर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे ब्लू टिक मिल जाता है कि आपको मिलकर वेरीफाई कर लिया गया। और
ज़्यादा नजर आना शुरू होता है। तो ये एक एप्लीकेशन तो ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है कि इसमें सिर्फ सीरियस रिश्ता करने वाले लोग आए और लोग ये सेफ फील करें। मेरा जो मेन यूज़र है इस एप्लीकेशन का वो लड़की है जिसकी चॉइस लिमिटेड है, वो ट्रस्ट नहीं करती सोशल नेटवर्क्स को। उसकी फैमिली है जो ये नहीं चाहती कि उनकी बेटी की तस्वीर या उनके कोई कवायफ किसी एप्लीकेशन पर जाने को स्क्रीनशॉट ले ले। इस एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता, वो टेक्नोलॉजिकली हमने बंद कर दिया। तो आप अगर चाहें भी तो आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। जबरदस्त, ये आपने अच्छी, मेरा ख्याल है कि दिस इन इटसेल्फ इज गोइंग टू इनकरेज अ लॉट ऑफ पीपल। ये जो आपने आखिरी बात की है कि स्क्रीनशॉट हो ही नहीं सकता, जबरदस्त काम है। डॉक्टर उमर सैफ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो लिहाजा हम लोगों को यही कहेंगे कि रीड अप ऑन इट मोर, अपने आप को अश्योर करें और यूज करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। शादी के लिए यूज हो रहा है, ये हो ही उसलिए सकती है क्योंकि इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, इनकी टीम पहुंचती है आपके घर। आपको पता है मैराथन्स दुनिया भर में होती हैं और हमें लगता है कि शायद इन लोगों को शौक है भागने का या वजन कम करने का और ये पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक तो ये कि जब भी दुनिया में लोग जाते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही होती है और मैराथन्स में एक बहुत बड़ी कॉज जो साथ एसोसिएटेड होती है वो होती है चैरिटी। फंड्स इकट्ठा करना उन तमाम कॉजेज़ के लिए, उन तमाम चीज़ों के लिए, उन डिज़र्विंग लोगों और इदारों के लिए जिनको इन पैसों की, इन फंड्स की, इस सपोर्ट की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। देखें, हर काम जो है वो हुकूमत नहीं कर सकती, निजी इदारों समेत मुमताज़ शख्सियात को भी अपना हिस्सा डालना पड़ता है और ऑफ कोर्स जो डाल भी रहे हैं। और उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर जहांजेब मुगल, जो एक मारूफ तिब्बी माहिर हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ सर्जन और 15 बरसों से वो एक चैरिटी क्लिनिक भी चला रहे हैं, अस्पताल भी चला रहे हैं। और इस बार उनका टारगेट है कराची में नागिन चौरंगी पे वाक़ है पेप्स हॉस्पिटल, और वहाँ पे आपको पता है बहुत माहिर सर्जन हैं। ये गुटके की वजह से जो कैंसर होता है या पान छालियाँ की वजह से जो कैंसर होता है वो सर्जरी करके रिमूव करते हैं, लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बनना है। बिल्कुल जी, जदीद मशीनरी जो है वो उन्हें हासिल करनी है और ऑफ कोर्स ताकि वो फ्री जो है वो लोगों का इलाज कर सके। और बहुत ज़्यादा रकम भी नहीं चाहिए, सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए। सो हम यहाँ आपको अर्ज करेंगे, लेकिन इसके लिए ये एम्स्टरडैम में मैराथन में हिस्सा लेने भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर। सो ये पहले हमें बताइए, आपने हमें समझाया भी, इससे पहले भी हमारे पास जितने मैराथन रनर्स आ चुके हैं, कि किस तरह से ये दुनिया में आप ये कॉज, जो भी जिस भी कॉज के साथ आप जाते हैं मैराथन में लेकर, वहाँ पैसे जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं इन चैरिटीज़ के लिए। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं खुद आपका इंट्रो सुन रहा था एंड यू हैव जस्ट समराइज्ड इट ब्यूटीफुली। आई डोंट नो इफ़ आई नीड टू से एनीथिंग। आपने मेरी दिल की बात आप ही लोगों ने कह दी कि बिल्कुल देखें जी, ये एक पैशन होता है जो यहाँ से आता है। तो एक मेरा ख्याल है कि जो चैरिटी हॉस्पिटल होता है या चैरिटी का काम होता है, वो कहीं ना कहीं जो है ना अल्लाह आपके दिल में डालता है। उसके बाद जब आप उन लोगों के अंदर रहते हैं जिनको आप मदद फराहम कर रहे होते हैं, तो वो भी फिर इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी का, आपकी सोच का, आपके दिल का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो यू कांट थिंक एंड सी बियॉन्ड। तो हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जाहिर है मैं वहाँ जाता हूँ और जाता रहा हूँ 2007 से। तो ये मुंह का सरतान, ऑरल कैंसर, जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान में ये मर्दों में नंबर 1 कैंसर है पूरे पाकिस्तान में। तो ये कम नहीं हो रहा। अब गुटखा बिल 2010 में आया, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं, गुटखा तो फिर भी उसी तरह मिल रहा है। फूड अथॉरिटीज़ अपना काम नहीं कर रहे हैं, कानून कोर्ट्स अपना काम नहीं करते, उनको सजाएं नहीं देते हैं। तो ये तो वबा फैले जा रही है ना, वबा है। देखिए बाकी चीज़ें होके चली जाती है, डेंगू आएगा चला जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। ये तो हमारे साथ रहेगा। और इसमें जो जवान तबका बिलखुसूस मुतासर है, आदमियों का डेली वेज अर्नर टाइप, पीछे उनकी बीवियाँ और बच्चे रह जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। तो ये एक अजीब सी एक कश्मकश है जिसमें मैं आ गया। खैर, फिर एक ज़ाती ज़िंदगी होती है, तो उसमें वही आपकी मैराथन वाली बात आ गई कि वो कोरोना आया, कोविड आया, उसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट हुआ। तो देन आई सपोज आई टुक अप रनिंग। आई विल नॉट से आई एम गुड एट रनिंग। गुड तो दूसरे लोग हैं जो आपके शो पे भी आए थे, मेरे सीव्यू रनर्स ग्रुप वाले, दे आर फैंटास्टिक। तो मैं तो उनके सामने एक हैचलिंग हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन बस अल्लाह ने मेरे जहन में डाला कि वाई नॉट मर्ज द टू इनटू अ कॉज, कि रन फॉर अ कॉज। यू नो, अगर कुछ कर ही रहे हैं आप, तो यू नो इससे कोई फायदा भी हो। और दुनिया में होता भी ऐसे ही। It started as a personal thing, लेकिन अब वो But your heart is definitely in the right place। लेकिन मैराथन रन करने के लिए मतलब there has to be a preparation, क्योंकि आप ही के जो कॉलीग्स हमारे पास आए थे, तो वो तो सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ रहे हैं। आप भी वही हैं। लेकिन you started a year back। I started November 12th को। मैं एक वो बिल्कुल वो डगमगाता हुआ अपनी तरफ से कुछ November 12th and I was motivated by a friend of mine जो बड़ा सही भागता है। उसने बोला यार तुम वो 11 दिसंबर को सीव्यू में हाफ मैराथन हो रही है 21 किलोमीटर, वो क्यों नहीं करते?
मैं कहा मैं तो 6 किलोमीटर नहीं भाग सकता। तो बस वहाँ से एक मोटिवेशन मेरे अंदर आई एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई न्यू, आई थिंक आई डिड इट ऑन द 11th of December एंड बस एक सिलसिला जैसे कि आपने कहा सुबह 4 बजे जाके लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, सारा ग्रुप है तो वो चल रहा है। देखिए CBU रनर्स ग्रुप नहीं होता ना तो मेरी ज़िंदगी में कोई मैराथन नहीं था। ये एक इंस्पिरेशन है, एक टीम वर्क है, एक होप है, एक बिलीफ है, एक दूसरे को आप सपोर्ट देते हैं। तो एक तरफ वो मेरी आज कितनी दफ़ा हुआ कि मैं रन करके सुबह 7 बजे फारिग हुआ हूँ कि मतलब 25-30 किलोमीटर करके एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि यार अच्छा अब घर जाके रेस्ट करेंगे या आई एम सेइंग नहीं मुझे अब क्लिनिक करने जाना है। अब मैं नागन जाऊँ। मैंने जिस दिन वो अपनी हाफ मैराथन ज़िंदगी की पहली भागी थी 21 किलोमीटर, उसके बाद मैं सीधा नागन गया और मैंने को 25 मरीजों की OPD की है जिसमें बेचारे मरीज मुझे लाके बिस्किट दे रहे थे कि डॉक्टर साहब की शायद हालत है, आप खा लें। चेक करने से पहले आप हो जाएं। बट व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैज इट ब्रॉट इन योर लाइफ? हम ये मिशन की तो बात कर रहे हैं और किस काम के लिए आप ये एम्स्टर्डम मैराथन जो है वो करेंगे, बट आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी हुई है? 180 डिग्री टर्न, total reprioritization of life priorities, how you live your life, how you function, who you function, everything. For example, सुबह 4 बजे उठने के लिए तो आपको रात को 9 बजे 10 बजे सो जाना है। तो वो डिसिप्लिन तो पहले ही आ गया। 100%. तो I mean, okay, you sacrifice your social life, okay, which is maybe not a bad thing in a way. कि आप हफ्ते में जहां आप हमारे कराची शहर में अर्बन लाइफ में आपको पता है शादियां हो रही हैं, But you can do that on weekends. Only weekends. और वीकेंड में भी क्या होता है जैसे अब्दुल्ला कि कल सैटरडे है तो कल अर्ली मॉर्निंग दोबारा हमारा रन है which means Friday night is written off. तो दोस्तों में रिश्तेदारों में अच्छा फिर आपका खाना स्पेशल हो जाता है। अब किसी दोस्त ने अगर खाने पे बुलाया तो आपको पता है खाना 11 बजे लगता है तो मैं कहता हूँ यार मैं 9 बजे आऊँगा, मुझे 9:15 बजे पास्ता चिकन और पेस्टो के साथ दे देना और बाकी में मेरा अलग से खाना आता है, मैं खाता हूँ या फिर मैं खा के आऊँ और मैं निकल जाता हूँ। ये भी मैं कहता हूँ कि या तो मैं खा के आ जाता हूँ। सो वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रक्चर्ड, ऑब्वियसली हेल्दी, एवरीथिंग। अच्छा, और मेंटल हेल्थ पे कितना पॉजिटिव असर पड़ता है ये तो इस पे तो कोई राय है ही नहीं। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं सर्जरीज करता हूँ ना, जो मुझे खड़े होकर सर्जरीज करनी होती है कैंसर को रिमूव करके रिकंस्ट्रक्ट करना, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, नो ब्रेक्स नथिंग। तो लोग मुझसे कहते हैं ना आर यू रेडी फॉर अ मैराथन? मैं कहता हूँ यार मैराथन 4.5-5 घंटे की ना मैं दिन में 2 भाग लेता हूँ बिकॉज आई हैव नो बाथरूम ब्रेक, आई हैव नो फूड ब्रेक, आई हैव नो सिट डाउन ब्रेक, आई हैव नो वाटर ब्रेक। मैराथन में आप जल भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, सब कर बाथरूम भी जा सकते हैं अगर आपको जाना है। अच्छा। तो इन अ वे ये जो फिटनेस आप अक्वायर करते हैं, मैंने रनिंग से पहले मेरा एक घुटना नहीं काम करता था सही तरह और मेरी कमर में दर्द रहता था। ये मैराथन की प्रिपरेशन में और वजन कम करने से और एक डिसिप्लिन लाने से। डॉक्टर साहब, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव बट सो इंस्पायरिंग एंड वी आर होपिंग कि सुपेब्स हॉस्पिटल नागल चौरंगी पे 50 लाख रुपए तो वैसे मैं कह रहा हूं मैराथन पे तो जाके कलेक्ट कर लेंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं। डू दैट। वी विल सी यू ऑन मंडे, बल्कि कल तो